एक माँ का बेहतरीन कारनामा, बेटे बहू को सही रास्ते पे लाने के लिए माँ का ऐसा गजब तरीका मम्मी, जो शायद ही आपने सुना हुआ। अगर हर माँ ऐसे ही समझदार हो जाए तो शायद जो वृद्धाश्रम है ये बंद हो जाएंगे और घर बस जाएंगे बेटी के। आप सभी का मेरी अपनी रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, एक माँ का समझदारी। तो सुनिए। नमस्कार दोस्तों। समझदारी। आज सुबह लक्ष्मी जी कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। रसोई घर में से लगातार खटपट की आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ उनके बेटे बहू और के कमरे में भी जा रही थी। बेटे का कमरा जो है थोड़ा खुला हुआ था। तभी उनके बेटे, जो उनका बेटा था विवेक, उसकी नींद खुल गई। और नींद खुलने के बाद जैसे ही वह, उसकी जो पत्नी थी प्रीति से बोला, अरे इतनी सुबह सुबह माँ रसोई घर में क्या कर रही है, इतनी आवाज़ें आ रही हैं, तो देखो ऐसा जरा जाके देखो तो ऐसा माँ क्या कर रही है। ऐसा कहते हुए जैसे ही विवेक उठने लगा तभी उसकी पत्नी थी जो प्रीति, वो बोली, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब कि हमारी नींद हराम कर रखी है उन्होंने, है ना। तुम्हारी माँ अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होगी और इस चक्कर में हमारी नींद का भी सत्यानाश कर देती है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब भी तुम सोने आते हो तो दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारी माँ की तो आदत है सुबह उठ के खटर पटर शुरू कर देती है। तो लेकिन तुम मानते ही कहाँ हो, तुम्हारी तो सारी नींद, तुम्हारी तो मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस तुम्हें तो माँ के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। तो वो कहता है, इन्हें जो माँ है इनको घर का काम करने के लिए अगर बोलते हैं तो इनके घुटनों में दर्द हो जाता है, कभी इनके कमर में दर्द हो जाता है। लेकिन सुबह सुबह तैयार होकर पार्क में टहलने के लिए इनके पास टाइम होता है, ना इनको दर्द होता है, तो ये निकल जाती है पार्क में टहलने के लिए। हमें नींद आए ना आए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहू बोलती है, एक तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, ऊपर से चैन की नींद नहीं सोने देती तुम्हारी माँ। ऐसा कहते हुए प्रीति ने सुबह सुबह अपनी सासू माँ को कोसना शुरू कर दिया। तभी विवेक ने कहा, अरे प्रीति, तुम भी जानती हो ना कि माँ को गठिया की बीमारी है। चलो चलते, गठिया की बीमारी के चलते डॉक्टर ने उनको सुबह सुबह सैर करने के लिए बोला है कि ताकि उनके घुटने थोड़ी ठीक रहें। पर जैसे और वैसे भी इतना भी काम तो होता नहीं जो तुम इतना शोर मचा रही हो कि इतना काम है। तुम जब देखो काम का रोना रोती रहती हो। सिर्फ घर का ही तो काम होता है और उसमें भी तुम्हें साफ सफाई करने के लिए काम वाली बाई आती है, बर्तन कपड़े धोने के लिए वो तुम्हारे पास एक बाई आती है, और सिर्फ खाना ही पकाने का काम है उस पर भी तुम इतना शोर हल्ला मचाती रहती हो। जब देखो तुम मेरी माँ को कोसती रहती हो। सब्जियां वब्जियां सारी मेरी माँ छील देती हैं, तो तुम्हारे पास काम बचते ही कितना है। तो जाने क्यों तुम पूरा दिन यही रट लगा के रखती हो कि मेरे तो काम ही काम है, मेरे पास तो काम मतलब काम खत्म ही नहीं होता, सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। अच्छा, तुम तो खा पी कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हो, तुम्हें क्या पता पीछे घर का कितना काम होता है। पत्नी उसको कहती है। और करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। और माँ जी का तो कुछ तुम जानते ही हो, वो तो शाम को भी उनका यही रूल है, अपना अपना खाएंगी पिएंगी और टहलने के लिए चले जाएंगी। उनको कोई लेना नहीं, कोई मर रहा है कोई जी रहा हो। कभी सत्संग सुनने चली जाती हैं, कभी टहलने चले जाते, घर पे तो उनका दिल ही नहीं लगता, बस जब देखो घर से बाहर ही रहना है। तो उन्हें तो इससे तो अच्छा तुम उनको वृद्धाश्रम में भेज दो, वहाँ तुम्हारी माँ के साथ के सब मिल जाएंगे। इसलिए तुम्हें मैं कहती हूँ कि इसको अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दो और मुझे भी चैन मिल जाएगा। और तभी जो है उसका जो पति है विवेक गुस्से में बोला, आज तो तुमने यह बात कह दी मेरी माँ के लिए, आइंदा अगर तुमने इस बात को दोहराया, ये बोला कि मेरी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड़का बहुत गुस्से में बोला। तो और उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला होने के कारण लड़के की जो माँ थी लक्ष्मी, उसके सारी आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी, उसने सारा सुन लिया। तो बहू के विचार जान के उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरी बहू मेरे बारे में ऐसे बोलती है, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, चुप रही बेचारी और पार्क में चली गई। मतलब उसने यही सोचा इससे अच्छा पार्क में चल, बोलूँगी तो बेकार में लड़ाई होगी। तो नाश्ते के बाद लक्ष्मी जी जो है दोपहर की साग सब्जी काटने के बाद बैठ गई और उस समय प्रीति अपने कमरे से तैयार होके बाहर निकली। बहू का नाम प्रीति है। बोली, माँ जी मैं ज़रा अपनी सहेलियों के साथ बाज़ार जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए और कुछ देर लग जाएगी। तभी लक्ष्मी बोली, बहू तुम बाज़ार तो जा रही हो, मेरा ना चश्मा टूट गया है और अब उसको क्या बोलूँ, बेटे को क्या बोलूँ, वो तो बेचारा सारा दिन ऑफिस में रहता है, उसको टाइम नहीं मिलता, तुम मेरा चश्मा जुड़वा लाना। तो वो कहती है, माँ बोली कि बेटा तो रात को घर देर से लौटता है,
तुम ही जुड़वा लाना। तभी बहू बोलती है, माँ जी इस महीने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे भी अपनी सहेली की शादी के लिए शॉपिंग करनी है। अभी कोई बात नहीं, चश्मे के बिना काम चला लो, अगले महीने चश्मा ठीक करवा दूंगी। और आपको कौन सा ऑफिस का काम करना है जो चश्मे की इतने बिना नहीं रह सकते आप, और अगले महीने मैं आपका चश्मा करवा दूंगी सही। और इतना कह के वो जो है बहू चली गई, पर्स उठा के चलती बनी। चश्मे के बिना लक्ष्मी जी को बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी, क्योंकि उसको चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता था। एक दिन उनका पोता सोनू उसके कमरे में आया और बोला, दादी मुझे पानी चाहिए। और वो लक्ष्मी जो थी रसोई में पानी लेने चली गई, लेकिन बिना चश्मे के उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसका हाथ कांच के गिलास पे पड़ा और कांच का गिलास टकराया और टूट गया नीचे गिर के। और प्रीति जो थी उसको जैसे ही उसको पता चला, उसको आवाज़ आई उसके कानों में कांच की टूटने की, और वहीं से गुस्से से तमतमाती बाहर निकली। फर्श पर देखा कांच का गिलास टूटा हुआ है। देखते ही आग बबूला होते हुए प्रीति बोली, भगवान ने दो दो आंखें दे रखी हैं, दिखाई नहीं दे रहा था क्या? देख के माँ सास को बोली अपनी, देख के काम नहीं कर सकती? और आपने मेरा इतना महंगा इम्पोर्टेड गिलास तोड़ दिया, पता भी है ये मेरी माँ ने दिया था मुझे, इसका बिना मतलब के इतना नुकसान कर देती हो जब देखो तब। और बहू जो है, बहू की आवाज़ सुनते ही विवेक भी जो बेटा था वो बाहर आ गया और बोला, इतना क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना तुम्हारी माँ ने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया, जानते हो ये मेरी माँ ने दिया था मुझे इतना महंगा सेट। और उसने कहा कि कोई बात नहीं, माँ से गलती हो गई, गलती से टूट गया होगा। तो वो इसमें चिल्लाने वाली इतनी क्यों चिल्ला रही हो बिना मतलब के? बतंगड़ बना दिया बात का। तो कोई भी बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, उसने अपनी पत्नी को बोला। और उसने अपनी माँ को देखा और बोला, अरे माँ आप चश्मा क्यों नहीं पहनते? इसी कारण शायद आपको कुछ नज़र नहीं आया होगा। और बेटा, वो कहते, बेटा वो मेरा चश्मा ना टूट गया था। वो बोल ही रही थी कि मैंने बहू को बोला था, इतने में वो चुप हो गई। तो प्रीति बोली, भगवान जाने कौन सी दुनिया में गुम रहती है तुम्हारी माँ, बिना मतलब के मेरा नुकसान कर दिया। बड़बड़ करते हुए प्रीति कमरे में चली गई। उसने सोचा ज़्यादा वो माँ बोल देगी नहीं तो मैंने चश्मा ठीक होने के लिए दिया है। तो इसलिए इधर से लक्ष्मी जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भी आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी बड़बड़ा रही है, ये इतनी चिल्ला रही है और बहू इतना बरस रही है। दरअसल प्रीति पर अपनी जो मॉडर्न जो सहेलियाँ थी ना, उसकी सारी शराब पीती थी, उनका असर था। कोई भी अपनी सास ससुर को अपने साथ में नहीं रखती थी, और वो भी यही चाहती थी कि मेरी सास मेरे साथ में ना रहे, मैं अकेली रहूं। तो अधिकांश जो उसकी सहेलियाँ थी, कोई भी अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती थी। फिर उनको सबने अपनी सासों को वृद्धाश्रम में भेज रखा था, और ये भी यही चाहती थी मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं और इसको वृद्धाश्रम में छोड़ दूं और आज़ादी से रहूंगी। तो बस उसके ऊपर भूत सवार हो गया था कि मेरे को इसको बुढ़िया को वृद्धाश्रम में छोड़ना है। अक्सर अपनी माँ से हाँ, अक्सर वो जो है अपनी माँ से फ़ोन पे लगी रहती थी और अपनी सहेलियों के साथ सारे दिन बुराइयाँ करती थी अपनी सास की। कभी माँ के साथ घर का सारा हालचाल बांटती रहती थी। एक दिन जब प्रीति अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही थी, तो उसकी कुछ बातें उसकी सास ने सुन ली और उसने कहा, बहू देखो, अपने घर की अपने ससुराल की बातें कभी भी मायके में नहीं बतानी चाहिए। बस उसने इतना बोला, सारी बातें, बस इतना सुनते ही वो एकदम भड़क गई बहू। वो चिल्लाते हो बोली, माँ जी आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि छिप छिप के मेरी सारी बातें सुनते हो कान लगा लगा के, और अपनी बहू की जासूसी करते, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? और इतनी चिल्लाने लगी सास के ऊपर। और बस प्रीति के इस तरह के व्यवहार से जो सास थी बड़ी दुखी हुई बेचारी, और एकदम सन रह गई भी ऐसे मैंने क्या कह दिया। लेकिन कहती भी तो किससे कहती, उसका दुख कौन सुनता? कोई भी नहीं था। तो वह समझने को तैयार नहीं थी और बेटे को वो बताना नहीं चाहती कि बेटा दुखी होएगा, और बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी माँ। तो इसलिए अपने बेटे को कुछ नहीं बताया, इसलिए चुपचाप अपना बेचारी खून का घूंट पी के रह गई। और जो बहू थी वो पूरी चुप रहने वालों में से नहीं थी। अब रात का खाना खाने के बाद जैसे ही विवेक अपने कमरे में आया, उसने फिर जिद पकड़ ली, तुम्हारी माँ के रहते हुए मेरा जीना मुश्किल हो गया है, मैं इस घर में एक मिनट के लिए नहीं रह सकती, ना कोई प्राइवेसी रही मेरी, कि ना किसी से फ़ोन पे बात कर सकती हूँ। छोटी छोटी बातों पे लेक्चर सुनाने चल जाती है तुम्हारी माँ, और छिप छिप के मेरी बातें सुनती है। कितनी बार तुमको बोल रही हूँ कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दो और मैं चैन से रहूँगी, और तुम लोग सुनते नहीं हो। अरे वृद्धाश्रम तो इन बुढ़े लोगों के लिए ही बना है, क्योंकि वहाँ इनके साथ के लोग रहते हैं, तो ये वहाँ पे आराम से रहेंगे, और फिर तुम्हारी माँ को भी अपनी उम्र के संग सहेलियाँ मिल जाएंगे वहाँ पे। अब तो विवेक बोला, प्रीति बड़े बुजुर्ग अगर कुछ समझाते हैं तो इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं।
लेकिन वह तो सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर है, क्योंकि तुमने किसी की बात माननी नहीं है। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अपनी माँ को कभी भी वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, है ना। तुम नहीं जानती कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए, कितने पापड़ बेले, तो मैं आज ज़िंदगी जो है इज्जत की जी रहा हूँ। आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उसको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाऊँ, और ऐसा ख्याल अपने दिमाग में भी लाना मत गलती से। जब मेरी माँ ने मेरा उस टाइम पे इतना ख्याल रखा, जब कोई भी नहीं था, ना पैसे थे, कितनी मुश्किल से संभाला, तो मेरा तो बेटे होने पे लानत है कि जो मैं इस टाइम पे अपनी माँ को वहाँ छोड़ के आऊँ। और तुम्हें तो बस अपनी माँ के अलावा, वो कहती है तुम्हें अपनी माँ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है दुनिया में, बहू कहती है। विवेक ने कहा, प्रीति तुम नहीं जानती कितनी मुश्किलों से मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, और खुद भूखा रह के मेरा पेट भर के खिलाया। मैं केवल 10 साल का था जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात माँ मुझे अकेला छोड़कर कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने घर से ही टिफ़िन सर्विस शुरू कर दी, टिफ़िन बेचती थी। और शाम को जो भी थोड़ा बहुत बचता था, उस समय मुझे पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। और कितनी मेहनत करते हुए माँ ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया कि मैं इज्जत भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। भले ही माँ के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं रहने दिया, हर इच्छा मेरी पूरी की मेरी माँ। और कहते कहते जो है विवेक की आंखों में आंसू गए, रो पड़ा, वो दुख हुआ उसको बहुत ज़्यादा, और बोला, प्रीति मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकता। विवेक की बातें सुन के उस टाइम तो प्रीति चुप हो गई। कुछ दिनों तक घर में शांति बनी रही, ना वो चिल्लाई ना बोली। अब समय बीतता गया, फिर से शुरू होगी, कुछ टाइम बाद फिर शुरू हो गई। अब विवेक जो है परेशान रहने लगा, अभी घर में सारा दिन कलह क्लेश रहता जब भी आ रहा। अब वो उसको प्रीति को समझाए कैसे। एक दिन प्रीति ने अपने घर पर बहुत सारी सहेलियों को बुलाया और अपनी सास को बोला कि आज मेरी सहेलियाँ कुछ घर पे आ रही हैं, आप कुछ स्नैक्स बना देना। बहुत, क्योंकि उसकी सास बहुत अच्छे बनाती स्नैक्स, आज आप ही उनके लिए स्नैक्स और चाय बनाना। तो उसकी सास ने बोला ठीक है। बेचारी के घुटनों में दर्द भी था, लेकिन फिर भी उसने बहू के लिए सारा काम किया, खाना बनाया, सब चीज़ें बनाई। अब क्या हुआ, तैयारियों में जुट गई वो। उनके हाथ का बना खाना इतना स्वाद होता कि होटल भी फेल थे। अब जब प्रीति की सहेलियाँ आने से पहले लक्ष्मी जी के लगभग सारे व्यंजन जो उसने बनाए सब तैयार हो गए थे, कर चुकी थी। अब प्रीति अंदर आई, पूछने लगी, माँ जी कितना समय लगेगा, मेरी सहेलियाँ तो पहुँचती होंगी। तभी सास बोली, बस सारा काम हो चुका है, बस जब तुम्हारी सहेलियाँ आएंगी तो मैं चाय बना दूँगी। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी और प्रीति जो है माँ को चाय बनाने के लिए बोल दिए। चाय पत्ती रख दी, जल्दी जल्दी में चीनी की जगह नमक का डिब्बा रख दिया उसने सास के आगे। और सास ने चश्मा नहीं लगा रखा था, उस बेचारी को कुछ दिखता नहीं था बिना से। अब चीनी की बजाय नमक का डिब्बा सास को पकड़ाया तो बोली, आप जल्दी से काम निपटाओ और चाय बनाओ, मेरी सहेलियाँ आ गई है। नज़र कमज़ोर होने के कारण, चश्मा ना होने के कारण लक्ष्मी जी को भी नमक और शक्कर में फ़र्क नहीं पता चला। अब उन्हें चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया। अब जैसे ही मतलब अपनी सहेलियों को अंदर लेकर आई, सारी बड़ी तारीफ कर, कितने अच्छे स्नैक्स बनाए हैं, इधर तूने कहाँ, कहते मैंने यूट्यूब पे देख के मैंने बनाए हैं। उसने नहीं बोला मेरी सास ने बनाए हैं। तो सारी बातें करने, खूब तारीफ करने लगी, तरह तरह के स्नैक्स दिखाने लगी, सब बड़े मज़े से खा रही सारी बैठ बैठे। थोड़ी देर में चाय बन गया। वो गर्मा गर्म चाय लेके जैसे ही आती है कमरे में, सबको दी। खाना खाते हुए एक सहेली जैसे ही बोली, अरे तुम्हारी स्नैक्स तो बहुत बढ़िया बनाए हैं। सहेली कहती यार तुझे तो कुछ बनाना आता नहीं था, तूने कहाँ से सीखे ये। वो कहती है ये पकोड़े ये सब कुछ मैंने यूट्यूब पे देख के बनाया है, सब कुछ मैंने खुद बनाए हैं। अच्छा, तो कहते अच्छा कहाँ से सीखा, कहते बस उससे सीख लिया मैंने। कहते अच्छा इंटरनेट पे देख के सीखे, कहते हाँ। तो स्नैक्स क्यों, तुम अपनी सहेली के हाथ की बनी चाय का भी मजा लो। वो बहू कहती है अपनी सहेलियों को, कहते स्नैक्स तो तुम खाओ, अभी देखो मेरे हाथ की चाय भी देखो कितनी बढ़िया बनाई है मैंने। अब कैसी बनी है, प्रीति ने कहा जैसे चाय कपों में डाली, सहेलियाँ कहती अच्छा चलो डाल दो। अब एक सहेली ने चाय की घूंट मुंह में भरी, सबका थूक दी मुंह में से, क्यों नमक था चीनी की जगह। अब चाय पी उसने खुद चाय पी, देखा प्रीति हैरान रह गई। उसने तुरंत चाय उठाई, थोड़ी चक्की, देखा, चिल्लाई सास के ऊपर बहुत जोर से, ये क्या कर दिया आपने, इतना नहीं पता चाय में नमक की जगह शक्कर की जगह नमक डाल दिया आपने, कम से कम देख तो लिया होता। और आपको बिल्कुल अक्ल नाम की, आपको जरा शर्म नहीं आती, आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। अपनी सास को बोल रही सब सहेलियों के सामने। तभी प्रीति की सारी सहेलियाँ कहने लगे, अरे ये प्रीति तुमने तो कहा था तुमने बनाए हैं सारे स्नैक्स और चाय, तो बस नमक भी तुमने ही डाला हो जब तुमने सारे स्नैक्स बनाए हैं। तो
सहेलियों ने बोला उसको। तो तभी उसकी सास आ गई, बेचारी बड़े प्यार से बोली, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मैंने चश्मा नहीं लगा था और मेरे को चीनी की जगह पता नहीं चला कि ये नमक है और मैंने नमक डाल दिया। और मेरे से बेटा मुझे सब लोगों से माफ़ी मांगने लगी कि बेटा मुझे सब लोग माफ़ कर देना, मेरे से गलती हो गई है। सास ने बोला, बड़ी बेचारी रोने सी आवाज़ में। सहेली एक जो बड़ी अच्छी सहेली थी, मतलब बहुत अच्छी संस्कारी, उसने उठ के आई अपनी उसकी सास के पास और उसको गले लगा लिया। कहते अरे माँ जी आप माफ़ी क्यों मांगते हो, आंटी जी आप तो हमसे बड़ी हो, प्लीज़ माफ़ी मत मांगो, छोटी मोटी गलतियाँ तो सबसे होती रहती है। अब उसने जो है, गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। समझा जब उसकी सारी सहेलियाँ अपने घर चली गई तो प्रीति ने तो घर में तूफान खड़ा कर दिया। लक्ष्मी से बोली, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप मुझे चैन से क्यों नहीं जीने देती, आखिर आप चाहती क्या हो। अपनी सहेलियों के लिए मैंने थोड़ा सा काम करने के लिए आपको बोल दिया और आपने मेरी बेइज्जती करवा दी, चीनी की जगह नमक डाल दिया। कुछ नहीं बनाना था तो पहले ही बोल देती, मैं तो खुद ही बना लेती, मेरी बेइज्जती करवाने का ठेका ले लिया आपने। जरूरत थी तभी लक्ष्मी जी बोली, बहू मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही करा था, लेकिन जब चाय बनाने लगी नमक का डिब्बा तो तुमने ही रखा था मेरे आगे, और यह कह के चली गई मेरी सहेलियाँ आ गई, माँ जी जल्दी चाय बना दो। इसमें मेरी क्या गलती है बताओ, मेरा क्या कसूर है। तभी आ गया उसका बेटा घर पे। ये सब लड़ाई झगड़ा सुनते सुनते प्रीति गुस्से में देखकर उसको कारण जानना चाहिए, क्यों इतना चिल्ला रही हो, क्या हो गया, ऐसा क्या बवंडर कर दिया। उसने सारी बात बताई तो विवेक बोला, प्रीति थोड़ा ध्यान से, तुम्हें भी करना चाहिए था, माँ की उम्र हो चली है, उनके घुटनों में दर्द रहता है, कम से कम काम में उनका हाथ ही बंटा देती। तो माँ आप अपना चश्मा, उसने कहा माँ आप अपना चश्मा क्यों नहीं लगाती, जब भी आप चश्मा नहीं लगाती तो कुछ ना कुछ उल्टा हो ही जाता है आपके साथ, मुझे बताओ आपका चश्मा कहाँ रखा है, मैं लेने जाता हूँ। तो तभी उसकी माँ बोली, बेटा दरअसल बात यह है कि मेरा चश्मा कुछ टाइम से टूटा पड़ा हुआ है, जिसके कारण मैं ठीक से देख नहीं पाती हूँ और मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तभी विवेक बोला, तो आप भी कमाल करती हो माँ, आपका हाँ आपका चश्मा, माँ जब आपका चश्मा टूट गया था तो कम से कम मुझे बताती तो सही, मैं ठीक करवाता, आपने ठीक क्यों नहीं करवाया। लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा बहू को बोला था, लेकिन बहू ने यह बात कह दिया कि माँ इस महीने तो खर्चा बहुत हो गया है, अगले महीने बनवा देंगे। यह बात सुनकर विवेक को बड़ा गुस्सा आया और उसको घूर के देखने लगा अपनी पत्नी को। अपना बचाव करते हुए बहू बोली, क्या हुआ कि हूँ तो मैं भी इंसान ही, भूल होगी तो क्या हो गया मुझसे। चश्मा बनवाया। फिर विवेक ने कहा, प्रीति तुम जैसे इंसान ना गलती अपनी होने के बाद भी गलती नहीं मांगते, तो मेरी माँ भी एक इंसान है, छोटी सी गलती पर तुम उन पर ऐसे चिल्लाने लगती हो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारे रोज़ रोज़ के इस व्यवहार से मैं तो बहुत दुखी हो चुका हूँ। और इतना सुनकर प्रीति का गुस्सा जो है 7वें आसमान पे पहुँच गया, जोर से चिल्लाई और बोली, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ नज़र आती है, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं आज मायके जा रही हूँ और आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं। ऐसा कहते हुए गुस्से में पैर पटकते अपने कमरे में गई, बैग निकाला, कपड़े पैक किए और फिर लक्ष्मी जी के उसके पास आई और हाथ जोड़कर बोली, विनती बहू मेरे कारण तुम दोनों अपने घर में लड़ाई मत करो, गृहस्थी मत खराब करो। यदि तुम्हें मेरा रहना यहाँ पसंद नहीं है, मैं खुद ही वृद्धाश्रम चली जाऊँगी। तभी विवेक आया और बोला, माँ इसके आगे हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, और आप इस घर से कहीं नहीं जाएगी। यदि प्रीति को आपके साथ रहना नहीं पसंद है तो वह यहाँ से जा सकती है, लेकिन आप कहीं नहीं जाओगी, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब इस रोज़ रोज़ के झगड़े से तो मैं भी परेशान आ चुका हूँ। प्रीति ने अपना पैक कर लिया सामान, जाने लगी तो विवेक से बोली, अगर तुम चाहते हो कि हमारी गृहस्थी फिर से बसे तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ा ना, मैं वापस आ जाऊँगी, नहीं तो मैं यहाँ कभी लौट के नहीं आऊँगी। ऐसा कहकर प्रीति मायके चली गई, लेकिन विवेक ने भी उसको रोका नहीं, ना रोकने की कोशिश करी, वो भी क्योंकि समस्या का हल चाहता था, दुखी हो चुका था रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से। आज घर में जो कुछ भी हुआ वह सब देखकर लक्ष्मी जी बहुत चिंता में पड़ गई कि तो मेरे बेटे की गृहस्थी खराब हो रही है। फिर विवेक के पास आकर बोली, बेटा तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे समस्या और बढ़ जाए। मेरे का तुम्हारी गृहस्थी खराब हो, यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए मैं कल ही वृद्धाश्रम चली जाऊंगी, फिर तुम बहू को घर वापस ले आना। फिर विवेक बोला, नहीं माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें 2 लोगों का बराबर योगदान होता है, लेकिन यहाँ तुम्हारी बहू किसी भी तरह का योगदान देना नहीं चाहती, अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए उसने
कहीं फ़ोन लगाया। उधर प्रीति जब ससुराल से झगड़ा करके अपने मायके आ गई तो उसने अपने माँ बाप को उसकी चिंता सता, माँ बाप दुखी हुए, भी अकेली आ गई, क्या कारण है, चिंता होने लगी माँ बाप को। परंतु किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं। 2 दिन तक तो खूब खातिरदारी करी, भाभी ने भी खूब एकदम खातिरदारी करी। तीसरे दिन जब प्रीति अपने माता पिता के साथ बैठी थी तभी उसकी भाभी ने खाना लगाया। खाने की प्लेट देखते ही प्रीति के पिता उसकी भाभी से बोले, बहू सब्जी में तेल बहुत ज़्यादा है, तुम्हें तो मालूम कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इसलिए तेल थोड़ा कम डाला करो। तभी जो प्रीति की भाभी थी ना, वो गुस्से से बोली, पिताजी आपका तो रोज़ का काम हो गया, कभी नमक ज़्यादा है, कभी तेल ज़्यादा है, कभी शक्कर ज़्यादा है, कभी शक्कर है नहीं, कुछ नहीं तो सूखी है, रोटी का रोना रोने लगते हो। मैं तो परेशान हो गई आपकी रोज़ की किटकिट से, मेरे बस का नहीं है आपका सब काम करा, और बिना रुके सारा दिन तो मैं काम में लगी रहती हूँ, ऊपर से आपकी टोका टाकी रहती है, आज ये खराब हो गया, आज ये हो गया। प्रीति की ओर देखते हुए उसकी भाभी बोली, आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान पड़ा रहता है यहाँ पे। उसके नंद को देख के बोली, ऊपर से उनकी खातिरदारी का जिम्मा मेरा, अब मेरे सिर पे मर दिया ना सारा का सारा बोझ, तो मैं अकेली क्या क्या करूँ ना, मुझे अपने हिसाब से मैं तो जी ही नहीं पाती, ना मेरे को कोई प्राइवेसी मिलती। तब अब मुझसे नहीं होता ये सब कुछ, आप सब लोगों की खातिरदारी, बहू बोली उसकी भाभी प्रीति की, और मेरी अपनी भी ज़िंदगी है जिसे मैं भी आराम से जीना चाहती हूँ। थक गई हूँ सारा दिन आप सबकी नौकरी करते करते, मुझे आप लोगों से अलग रहना है। प्रीति ने जब अपनी भाभी की ऐसी बातें सुन के हैरान रह गई, बोली, भाभी जरा सी तो बात है, पिताजी ने ऐसा क्या बोल दिया जो आप इतना गुस्सा हो रही हो। उनकी भाभी बोली, दीदी ऐसा है, आपके बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह हमारे परिवार का मामला, आप अपना घर देखो, आप इस घर की मेहमान हो तो मेहमान बन के रहो। फिर प्रीति गुस्से में बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मैं मुझे मेहमान कहने की, इस घर की बेटी हूँ मैं, मेरा भी इस घर पे पूरा हक है। तभी उसकी भाभी कड़कती आवाज़ में बोली, जी नहीं दीदी, यह आपका घर नहीं है, आपका घर तो वह है जिसे आप यहाँ छोड़ के बैठ गई हो। भाभी को ऐसा बोलते देख के प्रीति तो देखती ही रहेगी भी, ये इस भाभी को क्या हो गया, ये तो कभी इसके मुंह से जुबान निकलती नहीं थी, आज अचानक इसका क्या हो गया जो इतना बुरा लग रहा है इसको। फिर थोड़ा संयम रखकर प्रीति बोली, भाभी लेकिन पापा ने ऐसा क्या कह दिया था, बस इतना ही जो आप इतना राशन पानी लेके चढ़ गए उन पर, अब अलग रहने की भी बात कर रहे हो, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, आप तो कभी ऐसा बोलती नहीं थी, तो आप तो हमेशा हंसते हुए सारा घर का काम करती थी, और बाबूजी, माँ और बाबूजी दोनों को खूब इज्जत देती, लेकिन अब ऐसा अचानक ऐसा एकदम से क्या हो गया आपको, आप पिता समान अपने ससुर के साथ इतना बुरा है व्यवहार कर रही हो। अच्छा, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप पिता समान अपने ससुर के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हो। तभी प्रीति की भाभी बोली, क्यों, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है, आजकल तो कोई भी लड़की अपने सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती, सभी लड़कियां अपने सास ससुर की जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना चाहती हैं, अपना अलग घर बसाना चाहती है, अलग परिवार बसाना चाहती है। उन्हें तो बस अपना पति तो पसंद है, लेकिन उसके माँ बाप जिन्होंने उसको पैदा किया उनकी सेवा नहीं करना चाहती। ज़्यादा दूर क्यों जा रही हो, आप अपने ससुराल में ही देख लो, अपनी सास, आपकी सास जो है दिन भर बेचारी आपके साथ घर के कामों में हाथ बटाती है, लेकिन फिर भी अपनी सास की उपस्थिति घर में रहना आपको अपने घर में इतनी खटकती है कि अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की जिद लेके आप मायके आके बैठ गई। अब आप खुद अपनी सासू माँ से मुक्ति पाना चाहती हो, तो फिर आप ये सब बातें मुझसे कैसे कह सकती हो। अपनी भाभी की ये बातें सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू छलक पड़े और अपनी माँ की ओर देखने लगी। तभी उसकी माँ ने उसे एक जोरदार तमाचा गाल पे जड़ दिया। उसकी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर प्रीति हैरान रह गई और बोली, माँ आप लोगों के साथ भाभी इतना बुरा व्यवहार कर रही है और थप्पड़ आप मुझे मार रही हो। तभी उसकी माँ गुस्से से बोली, बेशर्म लड़की, जब तुम अपनी सास पर चिल्लाती हो, उन्हें इतनी बातें सुनाती, यहाँ तक कि उनसे अलग रहने की जिद में उन्हें वृद्धाश्रम भेजने पर अड़ी हो, तब तुम्हारे यह विचार कहाँ चले जाते हैं। जिस इंसान के पैसों से तुम ऐश करती हो, उसी को, जन्म देने वाली माँ को डांट फटकार कर उनकी बेइज्जती करती रहती हो सारा दिन। तब तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि सास माँ के समान होती है। तब तुम अपने आप को बिल्कुल सही समझती हो, लेकिन जब वही व्यवहार तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ किया तो तुम्हें अपनी भाभी गलत लगती है, उसके माँ बाप ने बोला। तो अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार होते देख के तुम्हें कितना दुख हो रहा है। इतनी बात सुनते प्रीति की नज़र जो है शर्म से झुक गई। और बेटी, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि अपने ससुराल की बातें ससुराल तक ही सीमित रखा करो, अपने मायके में कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। हमारी परवरिश तो ऐसी नहीं थी,
मैंने कभी तुम्हें गलत सलाह नहीं दी, लड़की की माँ ने बोला, और लेकिन आज तूने जो हरकत की है उसके कारण हमारी परवरिश पे भी सवाल उठेंगे भी तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया। ससुराल वाले तो यही सोचेगा ना कि तेरी माँ ने ही तुझे अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने के लिए बोला, सास तेरी माँ ही तुझे भड़का रही है, गलत बातें सिखा रही है। तो क्या आज से पहले तूने अपनी भाभी को कभी इस तरह हम लोगों से बोलते हुए देखा? कभी ऐसा व्यवहार किया तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ? कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, लेकिन तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी भाभी भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। वो देखते जब तुम ऐसे करके आ रही हो तो वो भी हमारे साथ गलत कर रही है। अपनी माँ की बातें सुन के प्रीति को एहसास हो गया कि जो कुछ भी वह अपनी सास के साथ कर रही थी उसके कारण ही उसके माता पिता भी आज वही झेल रहे हैं। जो मैं अपनी सास के साथ कर रही थी आज मेरे माँ बाप को भी वही झेलना पड़ रहा है। आखिर एक इंसान जो भी करता है वही उसके सामने आता है। कुदरत का मतलब अटल नियम है, जैसा कर्म हम करते हैं वो कर्म हमारे सामने आता ही है। बस कुछ देर बाद सोच विचार में बैठे, रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह होती प्रीति ने अपना सामान पैक कर लिया और अपने ससुराल वापस लौट गई। जैसे ही प्रीति अपने ससुराल वापस पहुंची तो लक्ष्मी जी उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गई। उससे पहले कि वह कुछ बोल पाती प्रीति उसके पैरों में गिर गई अपनी सास के। बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ गई थी जिसके कारण मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर बैठी। अपनी बहू को इस तरह माफ़ी मांगते देख लक्ष्मी जी ने उसे उठा के अपने गले से लगा लिया। फिर प्रीति बोली, मैंने आपको कितना कुछ कहा, कितनी बेइज्जती करी आपकी, लेकिन आपने तो मुझे 1 सेकंड में माफ़ कर दिया, 1 सेकंड में मेरे को गले से लगा लिया। तो अपनी सास माँ के गले लगकर प्रीति खूब रोई। लक्ष्मी जी ने भी अपने पल्लू से उसकी आंखें पोंछ दी अपनी बहू की। तो आखिर वो सास सोचने लगी, आखिर 2 दिन में ऐसा क्या हो गया? कल तक जो बहू एकदम राक्षस की तरह थी, मेरे को बाहर वृद्धाश्रम भेजने को तैयार थी, भी ऐसी कैसे पलटी मार गई? तो जो उल्टे पांव वापस आ गई और रोते हुए वो भी, तो उनसे माफ़ी मांगने लगी। तो विवेक जो ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार होता, प्रीति की आवाज़ सुन के बाहर निकला और सास बहू को इस तरह गले लगते देखकर उसके चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। और तैयार होकर घर से बाहर निकला तो सबसे पहले तो अपनी सास को फ़ोन किया उसने, लड़के ने, उसको धन्यवाद दिया सास को कि सभी माँ बाप अपने बच्चों की गलत हरकतों पे उनका साथ ना देते हुए उन्हें इसी तरह अगर सही रास्ते पर ले आए तो कोई भी घर परिवार कभी ना उजड़े। कहते कहते विवेक की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल हुआ यूँ था कि जिस दिन प्रीति घर छोड़ के गई थी ना झगड़ा करके, तो विवेक ने अपनी सास को फ़ोन किया और बता दिया सारा भी कैसे कैसे ये मेरी माँ के साथ करती है, सब कुछ बता दिया। इस मामले में उसने उनसे मदद मांगी कि मुझे प्रीति की माँ अपने दामाद और उसको समधन को बहुत प्यार करता और समझती थी, वो पता थी ये गलत नहीं है, उनको पता था मेरी बेटी में ही कमी है। इसलिए आज जो कुछ भी प्रीति के मायके में हुआ वह सब प्रीति के माता पिता और भाभी का सोचा समझा नाटक था। वो सिर्फ एक नाटक कर रहे थे ताकि इसको सही रास्ते पे ले आए, ताकि वह प्रीति को सही रास्ते पे ला सके। आज प्रीति बहुत खुश है, अपने घर का सारा काम कर रही है, सास के साथ खूब हंस के बातचीत करती है, बैठती है। और विवेक जब घर लौटा तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ की जगह हंसी मजाक की आवाज़ें आती है और घर में पूरे एकदम अच्छा सा वातावरण हो गया। और यह देखकर विवेक सोचने लगा, प्रीति की माँ की तरह यदि सभी माता पिता ऐसी समझदारी से काम लें तो बहुत से घर बर्बाद होने से बच जाएं। और जो ये वृद्धाश्रम खुले हुए हैं ये भी धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए सभी माता पिता को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि किसी का घर ना उजड़े। तो ये तो थी बहुत ही इमोशनल स्टोरी। शायद हर घर में 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर सभी माएँ समझदारी से काम लें तो सभी घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं 60+ वालों के लिए। तो 60+ जैसे हम 60 की यानी 60 साल की उम्र में आते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के भाव आने लगते हैं कि बस अब तो बहुत जी लिया, अब जीकर क्या करेंगे, अब तो रिटायर हो चुके हैं, बस अब तो हमारी उम्र ऐसे ही है, बस अब कोई मतलब मन में कुछ एक नीरसता आ जाती है ना। तो लगता है कि बस अब तो कुछ भी कुछ शौक मोज कुछ रहा ही नहीं, बस अब तो 60+ हो गए, बस हमें लगने लगता है कि बस अब तो कुछ करने को बचा ही नहीं है। पर मेरी बात का आप विश्वास कीजिए, अभी तो हम लोग यानी जो 60+ है, आप संन्यास आश्रम में भी नहीं पहुंचे हैं। हमारे अगर हम संस्कृति को देखें तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानरप्रस्थ और संन्यास, अगर आप 60 के हुए हैं तो अभी तो 40 साल और आपको जीना है, क्योंकि आप तो
कि आप तो जीवित शरद शतम की संस्कृति के हैं और 75 में आके तो आप अभी संन्यास धर्म का पालन करना शुरू करेंगे, तो अभी तो लंबी यात्रा बाकी है। तो मन में पहले तो ये भाव बिल्कुल ना आने दें, अगर आ गया है तो उसको निकाल दीजिए। और फिर वंदनीय गुरुदेव यानी बड़ी सुंदर तरीके से रिटायर को एक्सप्लेन करते हैं कि रिटायर अभी तो नए टायर लग गए हैं, री-टायर मतलब नए टायर। तो आपको तो अभी एक फेज़ खत्म हुआ है लाइफ़ का, अभी हमारे पास नए टायर हैं, यानी नई चीज़ों को अभी तो हम गृहस्थ की ज़िम्मेदारियों में थे। तो हम गृहस्थ की ज़िम्मेदारियों में थे, अभी हम परिवार की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे, प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे। अब जाकर तो हमको समय लगा है कि हम अपने लिए कुछ कर पाएँ, पर यह अपने लिए कुछ हम तभी कर पाएँगे जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। तो 60 के बाद कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। आज हम उनके बारे में बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे फूड आइटम्स की भी लिस्ट आपके साथ शेयर करें जो हमको नहीं खाने चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइएगा कमेंट। हम आने वाली हमारी वीडियो होगी उसमें निश्चित रूप से हम ऐसी वीडियो लाएँगे। अगर आप चाहते हैं कि 60 के ऊपर के लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन-सा योगाभ्यास करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सब हम अगली वीडियो में ज़रूर लेकर आएँगे, अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो। क्या योगाभ्यास करना चाहिए, उस पर हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, जो वन्य गुरुदेव द्वारा बनाई गई है और वो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर करवा देंगे आपको। और अगर आप चाहते हो सिर्फ़ कुछ ऐसा सूदिंग एंड कंफर्टेबल 15 मिनट का अभ्यास गुरु माँ जो हमें प्रतिदिन कर सके, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइए। हम आने वाले समय में उस पर भी एक वीडियो बनाएँगे। आज सीधा-सीधा बात करते हैं कि 60 की उम्र के बाद हमें किस चीज़ को और किन चीज़ों को अपने भोजन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सभी वीडियोज़ हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। सबसे पहली चीज़ तो मस्ट है कि आपकी डाइट इंक्लूडेड होनी चाहिए, वो है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स यानी हरे पत्तेदार सब्जियाँ। ये जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में हमें विटामिन के मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फोलेट मिलता है और इसमें हमको फाइबर रिच होती है, तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को दूर करता है और आपकी बोन हेल्थ को मेंटेन रखता है। और ये जो एज तक आते-आते शुगर लेवल्स अप एंड डाउन यानी डायबिटीज़, मधुमेह की समस्या हो जाती है। ब्लड प्रेशर आपका हाई रहने लगता है। उनमें ये बहुत ही हेल्पफुल है और जो हमारा कॉग्निटिव डाइक डिक्लाइन होने लगता है, इसकी प्रिवेंशन ये करता है, तो ग्रीन वेजिटेबल को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। दूसरी चीज़ आ जाती है हेल्दी फैट्स। अब क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है इस उम्र तक आते-आते, हार्ट उतना हेल्दी नहीं होता, कुछ का, नॉट एवरीबॉडी, हर किसी का नहीं। तो फैट्स है जो गुड फैट है उसका सेवन ज़रूर करना है। उसमें ओमेगा 3 एसिड्स होते हैं। क्या-क्या चीज़ें आ जाते हैं हेल्दी फैट्स में? आपका देसी घी, हेल्दी फैट, गाय का देसी घी, हेल्दी फैट ये हमको लेना चाहिए। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स लेना चाहिए। अब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में क्या-क्या आता है? ऑलिव ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, कोल्ड प्रेस निकला हुआ, जिसे हम कोल्हू का तेल भी कहते हैं। आपने सुना होगा। फिर रिफाइंड ऑयल्स ना लेकर के कोल्ड प्रेस यानी कोल्हू का निकला हुआ तेल लें। जब ऑयल का सेवन करें तो उसको कुक करके ना लें, रो लें। आप देखेंगे जितनी भी हमारी पारंपरिक डिशेज़ है, बिहार चले जाइए तो लिट्टी चोखा है, ऊपर से तेल डालेंगे, वो राइट मुड़ी बंगाल चले जाइए तो उसमें भी वो ऊपर से तेल डालते हैं, यानी कुक करने का कंसेप्ट तेल को कम है, यानी चीज़ कुक होती है, रोटी ऊपर से घी डाला जाता है। ये पराठे-वराठे तो हमने बाद में बनाने शुरू किए हैं, पहले नहीं बनाता था कोई भी। तो हमको कोशिश क्या करनी चाहिए कि जो हेल्दी फैट्स हैं, वो अपनी डाइट में हम ऐड करें। ये हमारे हार्ट
हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे ब्रेन के फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारे जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं उनको रिड्यूस करता है, और हमारी एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। ये हमारी इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आती है फ्रूट्स। अब बहुत सारे लोग फ्रूट्स एकदम खाना बंद कर देते हैं, स्पेशली वो जिनको डायबिटीज़ हो गई है। नहीं भाई, हम तो फ्रूट्स खाते नहीं हैं, क्योंकि ये कोई अच्छा साइन नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप स्वीट फ्रूट्स मत लीजिए, लेकिन सिट्रस फ्रूट्स ज़रूर लीजिए। स्वीट फ्रूट्स को छोड़ के बाकी के फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़रूर ज़रूर ऐड करें। इसमें फ्लेवोनाइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्रूट्स फाइबर रिच होते हैं। जूस ना लेकर के हमें फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। यह हमें इन्फ्लेमेशन से फाइट करने में हेल्पफुल होता है, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी मेमोरी को अच्छा रखता है, हमें एक्टिविटी देता है, और हमें एंटी एजिंग का भी काम करता है। तो मेक श्योर कि आप फ्रूट्स को अपनी डाइट्स में ज़रूर ऐड करें। बहुत मीठे फ्रूट्स नहीं खाने हैं तो सिट्रस फ्रूट्स लें, पर फ्रूट्स ज़रूर लें। अगली चीज़ आती है नट्स एंड सीड्स। इनको तो आप ज़रूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए। हमको लगता है अगेन कि नहीं नट्स नहीं खाने चाहिए, इस एज में सीड्स तो खाने ही छोड़ दिया। आप जब हम सभी लोग हमारी अगर संस्कृति को देखें तो तिल के लड्डू खाना, खरबूजे के खा के खरबूजे के बीज को सुखाकर, खरबूजा खाने के बाद खरबूजे के बीज को सुखाते हैं, फिर धूप में बैठकर उसे छील के खाना। 100% आप सबने ऐसा किया होगा। अगर किया है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, लिखकर हमें बताइए, हमें अच्छा लगेगा जानकर, क्योंकि आज की जनरेशन को तो ये पता ही नहीं है। भाई कैसे ऐसे खरबूजा खा के उसके बीज निकाले जाते थे, धोया जाता था, सुखाया जाता था, फिर धूप में बैठ के खाया जाता था। खरबूजे की बर्फियाँ भी बनाते थे लोग। तो कैल्शियम आ रहा है, विटामिन B17 आ रहा है, उधर से विटामिन D आ रहा है, और क्या चाहिए। बट हमने तो नट्स और सीड्स खाने ही बंद कर दिए। तो एक तो 5 मग्ज अपने ज़रूर मंगवा करके रखिए। खीरा के बीज, ककड़ी के बीज, कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, ये 5 हो गए। इसके अलावा अलसी के बीज, ये आप सीड्स का सेवन करें, इनको रोज़ करके रख लीजिए। 1 चम्मच सीड्स रोज़ खा लीजिए। ये हमारे 60 पार कर चुके लोगों को ज़रूर लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। वैसे तो हर कोई ले सकता है। और नट्स को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे सोक करके खाइए, यानी रात को भिगो करके रख दीजिए और सुबह खाइए। रात को हैंडफुल नट्स को सोक कर दीजिए, सुबह आप उनका सेवन करें। उसमें 4 बादाम हो जाएँ, 2 काजू हो जाएँ, 2 एक अखरोट हो जाए, 1 अंजीर हो जाए, और 1 डेट हो जाए। इनको सोक कर दीजिए और सुबह इनको सबसे पहले खाली पेट ले लीजिए। आप देखेंगे कि आपके एनर्जी लेवल्स में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। नट्स में विटामिन ई होता है, ये हेल्दी फैट्स होते हैं, ये प्रोटीन रिच होते हैं, इनमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। यह ब्रेन हेल्थ के लिए और हमारी ओवरऑल लॉन्जेविटी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपके हर रोग एवं समस्या का समाधान है। भारत योग के ऑनलाइन क्लासेस अपनी रुचि व आवश्यकता अनुसार अपना बैच चुनें, और थेरेपी क्लास, वेट लॉस क्लास, डांस थेरेपी क्लास, बच्चों के लिए किड्स योगा, संस्कार शिक्षा क्लास, कथक डांस क्लास, योग, ऐसे ही बहुत सारी शिक्षकों व एडवांस प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए एडवांस प्रैक्टिस क्लास भारत के टॉप संस्थान के एक्सपर्ट्स के मार्गदर्शन में दुनिया के किसी भी कोने से जुड़े और पाएँ पूर्ण स्वास्थ्य। 5वीं चीज़ आती है योगर्ट, यानी दही। हमको ज़रूर खानी चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि दिन ढलते-ढलते दही नहीं खाएँ, यानी दही को 5 बजे के बाद आपको नहीं खाना है। बहुत से लोग रात को खाते हैं, रात को सारा खून गंदा करती है दही। अगर दही खाना है तो 5 बजे से पहले-पहले खाइए। मतलब सुबह-सुबह खा लें, लाइक ब्रेकफ़ास्ट में या लंच में। ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं तो लंच में खाइए, दही वो बेस्ट होता है। ब्रेकफ़ास्ट में भी खा सकते हैं, बट शाम को या डिनर में हमें दही नहीं खानी है। सनलाइट में दही खाइए और भी अच्छा है। और बट अब तो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों में आप सनलाइट में दही खाएँ, वरना आप नॉर्मल में भी खा सकते हैं। दही 1 कटोरी हमको ज़रूर लेना चाहिए।
दही एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। इस एज तक आते आते हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, जिस चीज़ें हमको हजम नहीं होती हैं, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये प्रोबायोटिक है और यह हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये कैल्शियम रिच सोर्स है, विटामिन डी होता है, इसमें प्रोटीन होता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो दही को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। छठी चीज़ आती है फाइबर रिच, यानी स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। हम सब ने शकरकंदी की चाट या उसको हलवे के रूप में या खीर के रूप में बहुत तरह से खाया है। विश्वास कीजिए, फाइबर लोडेड होता है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी का आप सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे लाभ होते हैं इसमें, पोटेशियम होता है, विटामिन ए होता है, बहुत महत्वपूर्ण। ये हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको भी ये बीपी फ्लैक्चुएट होता रहता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। तो शकरकंदी जरूर खाएं। सातवीं चीज़ आती है मैदा, और सिर्फ आटा तक ही खुद को सीमित ना रखें, होल ग्रेन्स का सेवन करें। रागी, बाजरा, जो भी सूट करता है हर किसी को, यह सारे होल ग्रेन सूट नहीं करते, तो ये देखें कि मुझे कौन सा सूट कर रहा है, बट कोशिश करें कि हमें होल ग्रेन्स लें। अगेन, होल ग्रेन्स खाने से, क्योंकि ये फाइबर रिच होते हैं, ये हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा होते हैं, डाइजेशन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन बी, और फिर ये हमारे एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखते हैं। क्योंकि आफ्टर 60 हमें लगता है कि हम थकने लगे हैं, बहुत जल्दी थकान होती है, थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं, एनर्जी नहीं रहती है, तो ये एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखने के होल ग्रेन्स जरूर खाइए, बहुत ज़रूरी है। आठवीं चीज़ आती है आंवला। इसका नाम भी आंवला आंवला यानी ये मल को हमारे शरीर से निकालता है। तो आंवला का सेवन आप आंवला का चूर्ण के रूप में कर सकते हैं। आंवला की तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। हरे आंवले आ रहे हैं, वो ले सकते हैं आप, उनका जूस ले सकते हैं। आंवला को जब भी मौसम आ रहा हो तो ज़रूर सेवन करिए। अचार के रूप में ले सकते हैं। अचार के रूप में क्या, हल्का सा बस उसको सोटे करके रख देते हैं तो अचार बन जाता है। और नहीं तो आप थोड़ा सा बॉयल कर लीजिए, उसमें नमक, मिर्च और हल्का सा हींग और राई डाल के भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये अचार बन जाता है, या पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी बॉडी वेस्ट को बाहर निकालता है, हर रोग में लाभकारी। चाहे हम कोई से भी सिस्टम की बात करें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एवरी सिस्टम, बिकॉज आंवला का अर्थ ही है मल को निकालने वाला। और सर्व रोग, मानसिक रोगों की जड़ तो मल है। तो आंवले का सेवन जरूर जरूर करें। और अमृत के रूप में परमात्मा ने दी तुलसी, ये है नौवीं चीज़ है तुलसी और हल्दी, इनका सेवन जरूर करें, हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत अच्छा होता है। अगर हम टर्मरिक यानी हल्दी वाटर के साथ दिन की शुरुआत नहीं कर सकते तो रात्रि में हल्दी वाला दूध पी करके सोएं। अगर आपको दूध पीने की आदत है सोने से पहले, यानी हमें हल्दी, फिर हम उसे टर्मरिक लाते भी कहने लगते हैं, टर्मरिक टी भी कहने लगते हैं। भाई देसी हल्दी का सेवन आपको करना है। कच्ची हल्दी लीजिए, कच्ची हल्दी को कूट कर थोड़े से तुलसी के पत्ते को उबाल लीजिए। आपकी एब्सोल्युटली बिल्कुल पक्के वाली ग्रीन टी, वो तो पता नहीं कितनी ओरिजिनल है, पर आपके यहाँ उग रही है या नहीं उग पाती, लेकिन ये तो पक्की ऑर्गेनिक टी है, इसका सेवन कर सकते हैं। तो हल्दी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। 10वीं चीज़ आती है लेग्यूम्स यानी फलियाँ। तो इसमें क्या क्या आता है, चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द, लोबिया होता है। इसमें ये हमारे मसल यानी मांस को मेंटेन करते हैं, एनीमिया को प्रिवेंट करते हैं और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो 10 चीज़ें तो हमने आपको बता दी। अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कोई चीज़ है जो 60 प्लस के लोगों को लेनी चाहिए, तो आप भी हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं तो हम यह भी बताएं कि क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, तो वो लिख कर हमें बताइए, हम निश्चित रूप से आपको ज़रूर बताएंगे। अगली वीडियो में आपको अगर आप पूछना चाहते हैं तो हम ज़रूर बताएंगे। बस आप सब खुश रहें, आनंदित रहें। आप सभी की खुशी और आनंद और मुस्कुराने के लिए हम भगवान से प्रे करते हैं। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, योग करते रहें, हेल्दी डाइट लेते रहें और अपनी
हेल्थ को अच्छा रखिए। बोलिए श्री गुरु गोरखनाथ जहारवीर गोगा जी महाराज की जय। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि 60+ वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके कि क्या हमें खाना चाहिए। और चैनल पर अगर नए हैं ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।